this quote that if the Christian world can have the bomb, if the Jews can have the bomb, the Hindus can have the bomb, the communists can have the bomb, why can't a Muslim country have a bomb? Pakistan becoming the world's 7th nuclear power. दुनिया के नक्शे पर आज 57 मुस्लिम मुल्क हैं, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा देश है जो दुनिया की सुपर पावर्स की नींद उड़ा देता है, जिसे तुर्की, यमन और सऊदी अरेबिया जैसे देशों से भी देर से आज़ादी मिली और जो 1971 तक खुद को एक न्यूक्लियर पावर बनने का सपना भी नहीं देख रहा था। लेकिन सवाल ये है कि फिर वो कौन सा मोड़ आया जिसने पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो किसी भी कीमत पर दुनिया की न्यूक्लियर पावर बन सके। कैसे एक मुल्क जो टूटा फूटा था, वो रिसोर्सेज की कमी से जूझ रहा था, वो दुनिया का पहला मुस्लिम न्यूक्लियर पावर बन गया। दोस्तों, ये कहानी है पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर पावर बनने की। 1947 में पाकिस्तान एक नया देश था जिसका ज्यादा हिस्सा एग्रीकल्चर बेस्ड था। इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी काफी कम थी। शुरू से ही पाकिस्तान को इंडिया से मिलिट्री थ्रेट महसूस होता था, क्योंकि इंडिया उससे बहुत बड़ा और एक पावरफुल देश था। 1948 और 1965 के कश्मीर वॉर में पाकिस्तान ने देखा कि ट्रेडिशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ में इंडिया के सामने वो काफी कमजोर है। ये वॉर्स पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग थी कि सिर्फ रेगुलर आर्मी से वो लंबे समय तक इंडिया का मुकाबला नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान जब भारत से अलग होकर एक आजाद मुल्क बना तो वो दो हिस्सों में बांट दिया गया था, एक ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन 1971 के वॉर में पाकिस्तान इंडियन आर्मी और मुक्ति बाहिनी फोर्सेस, जो बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके सामने हार मान लेती है। The Mukti Force, the army of liberators, which later on was called the Mukti Bahini. जिसके बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो जाता है। And Bangladesh is free. ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल डिफीट थी। इसके बाद पाकिस्तान के लीडर्स को लगा कि अब इंडिया के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन ही उनके सर्वाइवल का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और जब इंडिया ने 1974 में राजस्थान के पोखरन में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया तो पाकिस्तान को और भी ज्यादा इनसिक्योरिटी महसूस होने लगी। तभी उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं, हम घास खा लेंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन अपना एटॉमिक बॉम्ब जरूर बनाएंगे। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये पाकिस्तान के लिए एक मिशन बन चुका था। लेकिन एटॉमिक बॉम्ब बनाना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए काफी काबिल साइंटिस्ट और बहुत से रिसोर्सेज की जरूरत होती है। और पाकिस्तान को फाइनली एक ऐसा शख्स मिल जाता है जिसके अंदर पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर पावर बनने की उम्मीद नजर आने लगती है। ये थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। कदीर खान उस वक्त नीदरलैंड्स में यूरेनको नाम की कंपनी में मेटलर्जी इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। यूरेनको यूरेनियम एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूज बनाती थी, जो न्यूक्लियर फ्यूल और बॉम्ब्स बनाने के लिए की टेक्नोलॉजी थी। 1975 में पाकिस्तान गवर्नमेंट उन्हें अचानक पाकिस्तान बुलाती है, लेकिन वो यूरोप से खाली हाथ नहीं आते हैं, बल्कि सेंट्रीफ्यूज डिजाइन्स, सप्लायर्स के कॉन्टैक्ट्स और टेक्निकल ब्लूप्रिंट्स को भी सीक्रेटली अपने साथ ले लेते हैं। एक तरफ डॉक्टर खान के अंडर कहूता रिसर्च लैबोरेटरीज बनाई जाती हैं, जहां गैसियस डिफ्यूजन और सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी के थ्रू यूरेनियम एनरिचमेंट स्टार्ट किया जाता है। वेस्ट के पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस के बावजूद डॉक्टर खान ब्लैक मार्केट से और यूरोपियन सप्लायर से इक्विपमेंट्स को सीक्रेटली पाकिस्तान मंगवाते हैं। तो दूसरी तरफ इजराइल पूरी कोशिश कर रहा था कि वो कैसे भी पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोक दे, जिसके लिए वो इंडिया को एक जॉइंट मिशन के लिए अप्रोच करता है, जिसे पहले इंदिरा गांधी तो मान लेती हैं, लेकिन बाद में इसे मना कर देती हैं। CIA और मोसाद की नज़रों से बचते हुए कहूता रिसर्च लैबोरेटरीज के अंदर साइंटिस्ट अपना खून पसीना और जिंदगी दाव पर लगा देते हैं। 1984 तक पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी अचीव कर लिया था, लेकिन 28 मई 1998 को फाइनली वो दिन आया जब इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के जवाब में पाकिस्तान ने छगाई के सफ़ेद पहाड़ों में एक धमाका किया और पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान अब एक न्यूक्लियर पावर है।